नमस्कार दोस्तों। आज तारीख 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ने संकेत दिया है कि वह वेनेजुएला के कच्चे तेल को भारत को बेचने के लिए तैयार है, जिससे अमेरिकी नियंत्रण में वेनेजुएला का तेल व्यापार फिर से शुरू होने की संभावना सामने आई है। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने एक सिस्टम तैयार करने की बात कही है, जिसमें वेनेजुएला के लगभग 30 से 50 मिलियन बैरल तेल को बाजार में लाया जाएगा और यह तेल भारत जैसे देशों को भी बेचा जा सकता है, बशर्ते उसे अमेरिकी ढांचे के तहत किया जाए। इससे भारत के लिए ऊर्जा स्रोत विविध होंगे और रूसी तेल पर निर्भरता कम हो सकती है। वहीं अमेरिका को इस कदम से वैश्विक ऊर्जा मार्केट में अधिक प्रभावी भूमिका मिलने और वेनेजुएला के राजस्व पर नियंत्रण रखने का फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा के राउरकेला के पास छोटे चार्टर्ड विमान के हादसे में ग्रामीणों की त्वरित कार्रवाई ने 6 लोगों की जान बचाई। भुवनेश्वर से राउरकेला आ रहा 9 सीटर इंडिया वन एयर का विमान तकनीकी खराबी के बाद जल्दा के पास खेत में क्रैश लैंडिंग कर गया, जिसमें 4 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। स्थानीय लोग तेज आवाज सुनकर मौके पर दौड़े और फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालकर पास ही पानी पिलाया, जबकि विमान से ईंधन रिसाव हो रहा था, जिससे आग का खतरा भी था। उनके तत्काल प्रयासों के कारण गंभीर नुकसान टल गया और सभी घायलों को अस्पताल भेजा गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पर्यटन और यातायात को बढ़ावा देने के लिए एक नई रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नई रिंग रोड से शहर के चारों ओर यातायात सुगमता से चलेगा और शहर के अंदर भीड़भाड़ कम होगी। इसका लक्ष्य मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। साथ ही सड़क पर आवागमन सुरक्षित और तेज होगा, जिससे स्थानीय व बाहर से आने वाले यात्रियों दोनों को लाभ मिलेगा। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस सड़क परियोजना के पूरा होने से कुरुक्षेत्र का आर्थिक विकास और पर्यटन में वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने हावड़ा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। यह नई अमृत भारत एक्सप्रेस हावड़ा, कोलकाता से दिल्ली आनंद विहार तक चलेगी और यात्रियों को तेज, आरामदायक व आधुनिक सुविधाओं से जोड़ेगी। ट्रेन में आधुनिक एसी सीटिंग, लेट लाइटिंग, बेड ट्रेन सेटअप, डिजिटल सूचना स्क्रीन और बेहतर सफाई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यह नई सेवा मुख्य रूप से व्यापारियों और रोजगारियों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है, ताकि पूर्व से उत्तर भारत तक यात्रा सरल और सुविधाजनक हो सके। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रा समय में कमी और बेहतर सुविधा मिलेगी, साथ ही यात्रा अनुभव भी बेहतर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में सियासी तनाव फिर बढ़ गया है। राज्य में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों पर हमला किया है। शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हिंसा भड़काने और लोकतांत्रिक विरोध को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बंगाल में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हिंसक रूप ले रही है और राज्य प्रशासन इस पर नजर रखे। टीएमसी ने आरोपों का खंडन किया है और भाजपा पर राजनीतिक करवट लेने का आरोप लगाया है। राजनीति की इस टकराहट के बीच कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी निगरानी जारी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली सरकार ने नरेला एजुकेशन सिटी परियोजना के लिए बजट बढ़ाकर 1300 करोड़ कर दिया है। इस बढ़ाए गए बजटीय आवंटन का उद्देश्य नरेला को एक विश्वस्तरीय शैक्षिक हब के रूप में विकसित करना है, जिसमें उच्च शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान सुविधाओं का विस्तार शामिल होगा। सरकार का कहना है कि निवेश से छात्रों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी उपकरण और आधुनिक शिक्षण वातावरण मिलेगा। परियोजना में नई यूनिवर्सिटी, प्रशिक्षण केंद्र, लाइब्रेरी और हॉस्टल सुविधाएं शामिल हैं, ताकि युवाओं को रोजगार उन्मुख शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकें। समझा जा रहा है कि इससे राजधानी में शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने बजट 2026 से 27 में प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फ्री राशन के तहत वितरित खाद्य अनाज के लिए भारी राशि निर्धारित की गई है, ताकि जरूरतमंदों को भोजन सहायता निरंतर मिलती रहे। वहीं पीएम किसान योजना के लिए भी पर्याप्त बजट रखा गया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता समय पर मिल सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रमों के लिए भी आवंटन बढ़ाया गया है,
जिससे अस्पतालों, बेनिफिट पैकेजेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो सके। सरकार का कहना है कि ये खर्च सामाजिक सुरक्षा, कृषि और स्वास्थ्य को मजबूत करने के उद्देश्य से हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अंकिता हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर मौन यात्रा निकाली। इस दौरान छात्रों ने हाथों में तख्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और सरकार से निष्पक्ष व तेज जांच की अपील की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, वे चुप नहीं बैठेंगे। एनएसयूआई का आरोप है कि मामले में सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है और दोषियों को बचाया जा रहा है। संगठन ने सीबीआई जांच की मांग दोहराते हुए कहा कि यह सिर्फ एक लड़की नहीं, बल्कि पूरे समाज के सम्मान का सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LT) के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कासूरी ने एक वायरल वीडियो में पाकिस्तान सेना के साथ अपने निकट संबंध का खुलासा किया है। कासूरी, जिसे 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, एक कार्यक्रम में कहते दिखे कि पाकिस्तान आर्मी उन्हें आमंत्रित करती है और सैनिकों के अंतिम संस्कार की प्रार्थना का नेतृत्व करने तक बुलाती है, जिससे संगठित सेना आतंकवादी संबंधों पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत उनसे डरता है और अपने बयानों में भारत विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर पर आरोप भी लगाए हैं। इस सार्वजनिक कबूलिय बयान से पाकिस्तान की राज्य प्रायोजित आतंकवाद विरोधी दावों पर भी बहस तेज हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के बीच विवाद बढ़ते ही सुप्रीम कोर्ट में एक नया मोड़ आ गया है। राज्य सरकार ने ईडी की आईपीएसी (इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी) पर छापेमारी से जुड़े मामले में कैविएट दाखिल कर दिया है ताकि कोर्ट कोई भी आदेश पारित करने से पहले उसका पक्ष सुने। यह कदम ईडी के सुप्रीम कोर्ट जाने की आशंका के बीच उठाया गया है, जिसमें एजेंसी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार और पुलिस ने उसकी जांच में बाधा डाली। ईडी ने कथित कोयला घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब वह न्यायालय से सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। राज्य सरकार का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले उसका तर्क सुना जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार ने एग्रीस्टैक पंजीकरण की समय सीमा 10 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। यह पंजीकरण किसानों को डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म से जोड़ने और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ पाने में मदद करेगा। इच्छुक किसान अब एग्रीस्टैक पोर्टल पर जाकर अपनी बायोमेट्रिक और खेती संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को बीज, उर्वरक, समर्थन मूल्य और अन्य कृषि सहायता योजनाओं का लाभ जल्द और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। पहले अंतिम तारीख इससे पहले थी, लेकिन किसानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसे दोबारा बढ़ाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे ने टैग 2026 नाम से नया ट्रेन टाइम टेबल जारी किया है, जिसके तहत 122 नई ट्रेन सेवाएं देश भर में शुरू की गई हैं और 549 मौजूदा ट्रेनों की गति बढ़ा दी गई है। इससे यात्रियों को यात्रा समय बचाने, समयबद्धता सुधारने और बेहतर कनेक्टिविटी जैसे फायदे मिलेंगे। 122 नई सेवाओं में वंदे भारत, अमृत भारत, मेल एक्सप्रेस और अन्य श्रेणियों की ट्रेनें शामिल हैं, जबकि 549 ट्रेनें 5 मिनट से लेकर 60 मिनट से अधिक समयबद्ध सुधार के साथ तेज दौड़ेंगी। इस बदलाव से भारतीय रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और यात्रियों की सुविधा दोनों में वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की निगरानी को और मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग ने 4 और वरिष्ठ राजस्व अधिकारियों (SRO) की नियुक्ति की है। इन अधिकारियों को मतदाता सूची के सत्यापन, शिकायतों के निपटारे और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि इस कदम से मतदाता सूची में होने वाली त्रुटियों को समय पर सुधारा जा सकेगा और चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बढ़ेगा। आयोग ने सभी अधिकारियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से काम करने के स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए खरीदना या नियंत्रण में लेना चाहता है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड नहीं लेता तो रूस या चीन वहां प्रभाव स्थापित कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कदम रणनीतिक महत्व और अमेरिका की सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। यह बात अमेरिका और डेनमार्क ग्रीनलैंड के बीच
वैश्विक भू राजनीति और संसाधनों की दौड़ को लेकर चल रही बहस को फिर जोर देती है, क्योंकि ग्रीनलैंड में खनिज, ऊर्जा और समुद्री मार्गों का महत्व बढ़ता जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के मनियर इलाके में भूमि रिकॉर्ड को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 90% किसान अपनी जमीन के नाम पर जमाबंदी नहीं करा पाए हैं, जिसकी वजह से वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। खेतों की सही पंजीकरण और रिकॉर्ड न होने के कारण किसान ऋण, सब्सिडी, लाभार्थी सूची जैसी सुविधा तक पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। अधिकारियों ने बताया कि जमाबंदी न होने का मुख्य कारण कागजी प्रक्रिया की जटिलता और समय सीमा का पालन न होना है। सरकार अब किसानों को रिकॉर्ड अपडेट कराने और उनके अधिकार सुरक्षित करने की दिशा में कदम उठा रही है, ताकि वे योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के कृष्ण अक्षरधाम मंदिर में एक भव्य 108 फुट लंबी स्वामी नारायण की तप मूर्ति का अनावरण किया गया है। यह विशाल प्रतिमा नीलकंठ वर्णी के नाम से जानी जाती है और भक्तों को आध्यात्मिक प्रेरणा देने के लिए स्थापित की गई है। इस मंदिर परिसर में यह मूर्ति अपनी ऊंचाई और शिल्पकला के लिए विशिष्ट है, जो हिंदू धर्म की समृद्ध परंपरा और ध्यान धर्म की महत्ता को दर्शाती है। उद्घाटन समारोह में श्रद्धालुओं की उपस्थिति और उत्साह की काफी भागीदारी रही। मंदिर प्रशासन ने बताया कि यह मूर्ति भक्तों के लिए एक नई ऊर्जा और शांति का स्रोत बनेगी, साथ ही संस्कृति और धर्म की भावना को भी मजबूत करेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती दी है कि पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष एक हिजाब पहनी हुई महिला बनाएं। त्रिवेदी ने कहा कि यदि ओवैसी सच्चे रूप से समावेशी राजनीति करते हैं तो उन्हें ऐसा कदम उठाना चाहिए जो न केवल भाषणों में बिल्कुल वास्तविक राजनीतिक नेतृत्व में भी दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व बढ़ाने के लिए राजनीतिक दलों को गंभीर और ठोस पहल करनी चाहिए। यह बयान राजनीतिक बहस को और तेज कर रहा है, खासकर महिला नेतृत्व और धर्म आधारित राजनीति के मुद्दों पर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुणाचल प्रदेश का प्रदेशन जिला अब नया प्रशासनिक महत्व रखता है। यह जिला उत्तर पूर्व भारत में स्थित है और राज्य प्रशासन की योजनाओं के तहत विकास, यातायात सुधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसी प्रमुख सुविधाओं के विस्तार के लिए चुना गया है। यहाँ के स्थानीय लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचे, इंडस्ट्रीज और रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रशासन ने कहा है कि इस क्षेत्र के विकास से इकोनॉमिक गतिविधियों और जीवन स्तर में सुधार आएगा, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात के अकबरपुर इलाके में धार्मिक परिवर्तन नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पुलिस ने सूचना के आधार पर एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कथित रूप से लोगों को धार्मिक रूपांतरण के लिए प्रेरित करने और जबरदस्ती धर्म बदलवाने में शामिल बताया जा रहा है। इलाके में मिले सबूतों के मुताबिक कुछ संगठित समूह धार्मिक बैठकों और सामाजिक संपर्क के जरिए लोगों को प्रभावित कर रहे थे। पुलिस ने कहा है कि एक टीम को इस मामले की गहन जांच के लिए तैनात किया गया है और संदिग्धों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांतिपूर्ण रहने और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत देने की अपील भी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के कई शहरों में पेयजल संकट और पानी की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। 7 प्रमुख भारतीय शहरों में नल के पानी में प्रदूषण और दूषित तत्व पाए गए हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर चिंता बढ़ गई है। हाल ही में इंदौर में दूषित पानी के कारण दर्जनों लोगों की मौत की खबरें सामने आई हैं, जिससे यह मुद्दा और गंभीर हो गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि दूषित पानी से आंतरिक संक्रमण, जल जनित बीमारियां और अन्य गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव हो सकते हैं। प्रभावित नगर निगमों को कहा गया है कि वे तुरंत पानी की शुद्धता जांच, पाइपलाइन की मरम्मत और फिल्ट्रेशन सिस्टम को सुदृढ़ करें। नागरिकों को बोतल बंद या उबला हुआ पानी पीने की सलाह भी दी जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में ठंड और मौसम का असर लगातार बढ़ रहा है। मौसम की शीतलहर के कारण दिल्ली एनसीआर में तापमान बहुत कम दर्ज हो रहा है और घना कोहरा दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग आईएमडी ने कहा है कि अगली 24 से 48 घंटों में ठंड और बढ़ सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला जैसे इलाकों में भी तापमान में गिरावट जारी है। उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर की मार जारी रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है और स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त सावधानी की सलाह दी गई है। वहीं दक्षिण भारत में हल्की बारिश और बादलों के साथ मौसम सामान्य बने रहने का पूर्वानुमान है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 2026 में पीपीएफ
पीपीएफ निवेशकों के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बन गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अब लगभग 7% तक की ब्याज दर दे रहा है, जो टैक्स फ्री इनकम के साथ सुरक्षित रिटर्न भी सुनिश्चित करता है। विशेषज्ञों के मुताबिक शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसी अस्थिर निवेश श्रेणियों के मुकाबले पीपीएफ में पूंजी सुरक्षित रहती है और लंबी अवधि में जमकर फायदा मिलता है। खासकर रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड जमा करने वालों के लिए यह एक आकर्षक विकल्प माना जा रहा है। वित्त विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती ब्याज दरों और कर मुक्त लाभ के कारण पीपीएफ में निवेश की मांग और बढ़ सकती है।